नमस्ते बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन, प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट और सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिंगर्स पढ़े थे। और फिर उस टॉपिक में हमने सिग्निफिकेंट फिंगर या सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद एक दो बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि सर इस सार्थक अंक को एक बार फिर से रिपीट करना कि जिससे हमें अच्छे तरीके से आ जाए। तो मैं इस सार्थक अंक वाला टॉपिक आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसके अलावा बेटा मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, अगर आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो क्लास कंप्लीट होने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो कि जब भी मैं नेक्स्ट दिन ऑनलाइन क्लास आऊँगा तो आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं पहले कर लूँगा। तो अपने आ रहे हैं टॉपिक पे। तो आज हम अपना जो टॉपिक है वो सार्थक अंक फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। सार्थक अंक, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिंगर्स की बात कर रहे हैं। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिंगर्स। तो अब बात करें बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर इसके नियम की बात करेंगे कि जब किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप से प्राप्त हो, किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं और उसका परिणाम हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो, कि जब किसी मापन का परिणाम हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या, अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने कल भी लिखी थी कि जब किसी मापन का परिणाम हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब मापन में अर्थपूर्ण अंकों की जो संख्या है, अर्थपूर्ण अंक है, उनकी संख्या कितनी आती है, उन अंकों को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। बेटा सार्थक अंक की डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी मापन का जो परिणाम दिया है उसमें हमें सार्थक अंक ज्ञात करना। तो पहले मैं फिर से एक बार सार्थक अंक के नियम की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम 5-10 इसके एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे अपना टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस हिस्से को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जिससे अपने को सवाल करने में प्रॉब्लम ना हो, कि एक तरफ अपने नियम लिखे हों, दूसरी तरफ अपने एग्जाम्पल हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इधर वाले हिस्से में हम नियम लिख लेते हैं कि जिससे अपनी पहला नियम तो आपको ये याद करना है कि संख्या की बात कर रहे हैं। हम एक शब्द बोलेंगे अशून्य अंक और अंक, शून्य अंक। तो आप सब जानते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो मैंने लिखा है 9 तक, इन अंकों के द्वारा आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। अब इससे तो आप सब जानते हो शून्य या 0 बोलते हो। शून्य के अलावा ये जितने अंक लिखे हैं वो शून्य नहीं है। इसका मतलब आप इनको क्या कह सकते हो बेटा? आप इनको क्या बोल सकते हो? अशून्य अंक। तो जब भी मैं बोलूँ अशून्य अंक, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है और शून्य शून्य है ये। तो पहला नियम क्या कहता है बेटा इसका, कि कोई भी अशून्य अंक, अशून्य अंक होता है वो सार्थक अंक होता है। कि अशून्य अंक है तो उसको हम सार्थक अंक मानेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते। इसका मतलब जैसे मैंने ये लिखा 2 4
73। तो 1 2 3 4 सभी अशून्य अंक है। कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो सार्थक अंक को कल मैंने शॉर्ट में बताया था कि सिग्निफिकेंट फिंगर्स, शॉर्ट में बनेंगे SF। तो सार्थक अंक को ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे बेटा आपके? 4। जैसे मैंने लिखा 1437, तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 4। 1 2 3, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए? 3। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने अशून्य अंक लिखा है तो वो सार्थक अंक होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, मिला लेते बेटा इसको, सब एक साथ आ जाए अपने पॉइंट। दूसरा कि अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक में हम काउंट करेंगे, मतलब दोनों तरफ अशून्य अंक है, बीच में चाहे कितने भी शून्य आ जाए तो वो भी सार्थक अंक में बेटा काउंट होगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 5005, इधर भी अशून्य अंक, इधर भी अशून्य अंक, तो इसमें जो जीरो आएंगे बीच में ये भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा बेटा? 4। जैसे मैंने लिख दिया 20304। अब इसमें पूछ लिया जाए कि सार्थक अंक कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक कितने होंगे? 5। तो दोनों नियम आसानी से आपको याद होंगे कि अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं और अशून्य अंकों के मध्य यदि शून्य आता है तो वो भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। दूसरा नंबर उम्मीद है क्लियर है, आपका समझ में आ गया। अब तीसरे पॉइंट से अपने कन्फ्यूजन होता है बेटा। एक बात तो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि बोर्ड का कौन सा हिस्सा, ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपकी नोटबुक होगी, तो इसका कौन सा हिस्सा दायां होता है और कौन सा हिस्सा बायां होता है। बहुत बार बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि दाएं को बाएं बोल देते, बाएं को दाएं। मुझसे भी पढ़ाते समय बहुत बार गलती हो जाती है। तो एक तरीका बता रहा हूँ इसमें कि जैसे मैं बोर्ड पे ऐसे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपकी नोटबुक भी ऐसे होगी, तो ये आपका राइट हैंड है, तो इधर वाला हिस्सा दायां होगा, इधर वाला हिस्सा बायां होगा। समझ में आ रहा है? ये हिस्सा क्या होगा बेटा? दायां हिस्सा, और ये हिस्सा बायां, मतलब ये राइट होगा इधर वाला और इधर वाला लेफ्ट होगा। अब सुनना, अगर अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर यदि कोई भी शून्य आएगा तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। लिख रहा हूँ बेटा कि अशून्य अंक के बाईं ओर या लेफ्ट साइड, बाईं ओर या लेफ्ट साइड, तो अशून्य अंक के बाईं ओर यदि शून्य उपस्थित है तो उसे सार्थक अंक नहीं मानेंगे। अगर अशून्य अंक के किधर बेटा? बाईं ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर यदि शून्य आ गया तो उसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ऐसी कंडीशन में उस शून्य का महत्व क्या है? वह शून्य केवल दशमलव की स्थिति को दर्शाता है। वह शून्य केवल दशमलव की स्थिति को दर्शाता है। तो वह शून्य केवल किसको दर्शा रहा है? दशमलव की स्थिति को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 0.005, 0.005। अब देखो इसमें अशून्य अंक ये, तो अशून्य अंक के ये जो जीरो वो किधर हुए बेटा? देखो मैंने बताया ये दाईं ओर होगा और ये बाईं ओर, तो अशून्य अंक किधर है? इसके बाईं ओर, तो इनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे।
ये जो मैंने लिखा है इनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंक केवल कितना होगा बेटा, 1। कितना होगा, 1। जैसे मैंने लिख दिया 0.0505। तो अशून्य अंक के इधर तो ये तो सार्थक अंक हो रहे हैं, लेकिन ये सार्थक अंक नहीं है। तो सार्थक अंक कितना होगा, यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा, 1 2 3। सार्थक अंक कितना, 3। तो इतना याद हो जाना चाहिए इस नियम से। अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर यदि शून्य आ गया तो हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद बेटा नियम 4 की बात करते हैं। नियम नंबर 4, नियम 4 की बात करें तो चौथा नियम बेटा यहाँ लिख देता हूँ, जो कंप्लीट एक साथ हो जाएगा, फिर एग्जाम्पल भी आसानी से हो जाएंगे। चौथे नियम में ही थोड़ा कन्फ्यूजन है बेटा, क्या समझना। अब अगर शून्य अशून्य अंक के दाईं ओर तो गए, अब बाईं ओर हो तब क्या कंडीशन हो, तो यहाँ लिख रहे हैं यदि अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य हो, अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य हो तो दो कंडीशन हो सकती है बेटा, कि एक तो उस संख्या में दशमलव लगा हो और एक वो संख्या दशमलव विहीन हो। तो यदि अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य हो तो उसमें पहली कंडीशन है यदि दशमलव युक्त संख्या है, दशमलव युक्त संख्या है तो शून्य सार्थक अंक, तो शून्य सार्थक अंक होगा। जो शून्य होगा वो सार्थक अंक होगा। जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 5.0600, ये आपका इधर ही करो, ये अशून्य अंक, या एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें 600, ये आपका क्या है, अशून्य अंक। अशून्य अंक के किधर, अशून्य अंक के किधर, दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य आ गया। लेकिन बेटा दशमलव है तो इसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंक कितना होगा, 1 2 3 4। मतलब इतना से याद करना है कि अगर दाईं ओर है और दशमलव लगा है तो वो सार्थक अंक में काउंट होगा। लेकिन देखना, यदि दशमलव विहीन संख्या है, इसका मतलब दशमलव नहीं है। लेकिन यदि दशमलव विहीन संख्या है तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। अगर दशमलव विहीन संख्या है तो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होता। इसको हम इस प्रकार से समझें, जैसे मैंने लिखा 500, 5 अशून्य अंक है, 5 अशून्य अंक है, इसके दाईं ओर शून्य है, दशमलव नहीं है, तो इनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंक कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ सार्थक अंक कितना हुआ, 1 हुआ। अब यहाँ से अपने को एक बात समझनी, इतना पढ़ने के बाद कि कन्फ्यूजन यहाँ से इतना याद करना है, अगर अशून्य अंक के बाईं ओर, ये आपका क्या बेटा, इस जितना मैंने पढ़ा था इसको मैं शॉर्टली समझा रहा हूँ कैसे याद करना है, कि ये तो क्लियर हो गया कि अशून्य अंक, अशून्य अंक यदि अशून्य, यदि अशून्य अंक है। अब देखो, अगर इसके बाईं ओर, शॉर्ट में बाईं ओर क्या है, बाईं ओर शून्य आता है तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन
अगर दाईं ओर शून्य आता है, लेकिन दाईं ओर शून्य आता तो दो कंडीशन देखनी है। अगर उसमें दशमलव लगा है, क्या लगा है, दशमलव पॉइंट लगा है, तो वो तो सार्थक अंक में काउंट होगा। लेकिन अगर दशमलव नहीं है, दशमलव विहीन संख्या है, तो अशून्य अंक के दाईं ओर का शून्य है वो काउंट नहीं होगा। इसके द्वारा आप आसानी से यहाँ समझ सकते हो, याद कर सकते हो। अब जैसे एक इसका मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको इसी में, कि एक तो मैंने लिखा 100 और एक लिख रहा हूँ मैं 100.0। एक तो मैंने लिखा है 100 बेटा, और एक मैंने लिखा है 100.0। अब देखो, अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य है, दशमलव नहीं है, तो केवल सार्थक अंक कितना हुआ, 1 हो गया। अशून्य अंक है, इसके दाईं ओर दशमलव आ गया, तो ये सब किस में काउंट होंगे, सार्थक अंक में। ये सब किस में काउंट होंगे, सार्थक अंक में। तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया, 4 हो गया। इसका सार्थक अंक कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी बातें। अभी बेटा हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे अपना ये टॉपिक है वो पूर्ण रूप से अपने को समझ में आ जाए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बात और याद करनी है कि किसी भी संख्या को लिखने के तरीके पर, फिक्स नहीं है, किसी भी संख्या को लिखने के तरीके पर सार्थक अंक निर्भर करता है। बात करें बेटा इस एग्जाम्पल को बेटा, कि किसी भी संख्या का सार्थक अंक उसको लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। किसी भी संख्या का सार्थक अंक उसको लिखने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, ये 100 लिखा है मैंने, कल हमने एग्जांपल समझाया अभी तो 100 को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो 1 × 10⁻², एक 1.0 × 10⁻², 1.00 × 10⁻²। इन तीनों को अगर आप हल करोगे तो संख्या कितनी आएगी, 100 आएगी। 10th क्लास तक मैथ पढ़ी है तो उम्मीद है इतनी बातें तो आपको आती होगी। 10th क्लास तक आपने मैथ पढ़ी है तो इतनी बातें तो आपको आसानी से समझ में आती होगी। अब देखो 10⁻², 10⁻², 10⁻², 100 होंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1.0 है, यहाँ 1.00 है। अब पहली बात तो याद रखना, यदि कोई संख्या पावर के रूप में, जैसे ये 10 की पावर लिखी है, उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। ये जो पावर 10 की पावर 2, इसका सार्थक अंक से कोई लेन देन नहीं है। अब देखो, अगर मैंने 100 है, इसको मैंने लिखा 1 × 10⁻², तो यहाँ केवल एक अंक है, तो इसका सार्थक अंक कितना हुआ बेटा, 1 हुआ। ये 100 है, इस 100 को मैंने इस प्रकार से लिखा 1.0 10⁻², तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया बेटा, 2। ये 1.00, तो इसका सार्थक अंक 3। तो किसी भी संख्या का जो सार्थक अंक है वो इसको लिखने के तरीके पर प्रदर्शित करता है। अब एक ही संख्या है और इन तीनों के सार्थक अंक अलग अलग हैं, तो इन तीनों में जिसका सार्थक अंक सबसे ज़्यादा हुआ, एक ही संख्या का रूप है, तो इन तीनों में जिस संख्या का सार्थक रूप जितना ज़्यादा होगा वो संख्या उतनी अर्थात शुद्ध होगी, उसका मापन उतना शुद्ध माना जाएगा, उसका परिणाम है वो उतना शुद्ध माना जाएगा। तो बेटा ये हमने लिखा था सार्थक अंक। अब सार्थक अंक के में कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम इसके। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्लास के बाद आप मैसेज कर देना, मैं इसको आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक दो में सवाल है वो ले लेते जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ। निम्न
संख्याओं के सार्थक अंक बताइए। क्या लिखा है? निम्न संख्याओं के सार्थक अंक बताइए। तो एक संख्या तो हमने लिखी है 62.4। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 0.0405। तीसरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है 8.8674। चौथा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है 50.0। ये 4 एग्जाम्पल लिए, हम इन चारों को हल कर लेते हैं। देखो तीनों के तीनों अशून्य अंक है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तीनों के तीनों यहाँ पर क्या बेटा अशून्य अंक है, तो इसका सार्थक अंक कितना हुआ? 3। अब देखो दूसरे सवाल में, देखो इधर आते तो ये अशून्य अंक हुआ। अशून्य अंक के बाईं ओर यदि शून्य आ गया, अशून्य अंक के यदि बाईं ओर यदि कोई शून्य आ गया तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंक कितना होगा बेटा? 3। इसका सार्थक अंक 5। अब यहाँ देखो अशून्य अंक के दाईं ओर लेकिन दशमलव है तो सार्थक अंक में काउंट होगा। तो यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे? 3। यहाँ सार्थक अंक कितने होंगे? 3। तो यह एक सवाल हमने हल किया है। उम्मीद है आपको इजीली इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है, घात के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हमने एक नाम दिया है यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन। क्या लिखा हमने? वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक संकेतन, ये साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी संख्या को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो अपना टॉपिक है, तो प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा? कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n। किसी भी संख्या को अगर आपको प्रदर्शित करना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल N इंटू 10 की पावर n। तो जो स्मॉल n जो घात लिखी है, चर घातांक की बोलते हैं, घात के रूप में लिखी है, ये जो पावर है n वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ n का मतलब संख्या है, n का मतलब कोई संख्या होगी। अब उस संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि n को लिखते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अशून्य अंक दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर केवल एक अशून्य अंक होना चाहिए। कि यहाँ आप ये लिख सकते हो कि n को, कैपिटल N की बात है बेटा, यहाँ पे कैपिटल N को लिखते समय यह ध्यान रखना है कि दशमलव के बाईं ओर, दशमलव होगा उसके बाईं ओर, इसका मतलब ये दशमलव, इसके बाद एक अंक, दशमलव के बाईं ओर एक अशून्य अंक होना चाहिए। दशमलव के बाईं ओर, जैसे आपने दशमलव गया तो इसके बाद एक अंक, ज़्यादा नहीं, केवल एक अंक होना चाहिए कि दशमलव के बाद बाईं ओर एक अशून्य अंक होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल समझ जाता हूँ इसको, जैसे एक संख्या लिख रहे हैं हम 6.02 इंटू 10 की पावर घात 23 या 1.9 इंटू 10 की पावर -16, ये दो संख्या मैंने लिखी है। तो ये दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या, इधर तो कितनी भी आ सकती है, उसका भी हम सॉल्यूशन लेंगे अभी। तो दशमलव के बाद एक अशून्य अंक होना चाहिए। अब ऐसी संख्याओं में जब भी आपको सार्थक अंक ज्ञात करना है, तो मैंने आपको कहा था कि जो घातांक आती है ये, इसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका सार्थक अंक कितना हुआ बेटा? 3।
इसका सार्थक अंक कितना होगा बेटा 2। तो ये n इंटू कैपिटल N इंटू 10 की पावर n लिखने का तरीका ये रहेगा कि दशमलव के बाईं ओर केवल एक अशून्य अंक होना चाहिए। अब कुछ संख्या आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी 0.008, तो इस संख्या को हमें वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, या कोई संख्या ऐसे दे दी आपको, दशमलव इसमें इधर है 7000532, अब इसमें दशमलव ऐसी संख्या है, तो इसको इन संख्याओं को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो 10 की पावर है, 10 की पावर है, या तो हम दशमलव को दाईं ओर लेकर जाएंगे या दशमलव को बाईं ओर लेकर जाएंगे। तो बेटा ये चीज़ें तो आपको आराम से याद होगी, मैं मिटा दूँ इसको, क्योंकि आगे वाली बात आपको याद रखनी है, आगे वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर पावर 10 की माइनस n होगी, और दशमलव को बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड लाएंगे तो पावर प्लस में होंगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख लेते, अलग से फिर सवाल हो जाएगा कि दशमलव को दाईं ओर, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर 10 की पावर n, 10 की पावर जो n है वो किस में होगी, माइनस में होती है, ले जाने पर 10 की पावर n होती है। इसका मतलब वहाँ जो जितने पॉइंट ले जाएंगे पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी, जबकि दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर, जबकि दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर 10 की पावर n होता है या होती है, जो आप लिखना चाहो। तो यहाँ से आपको एक शब्द याद कर लेना, बाकी मैं समझा दूंगा आपको कि अगर दशमलव को हम किधर लेके जा रहे हैं, दाईं ओर, तो पावर किस में आएगी, माइनस में। अगर आपने किधर लेकर आए हो, बाईं ओर, तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो इसका एक सवाल हल कर लेते हैं हम, जिससे आपके ये टॉपिक समझ में आ जाए कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। कि क्वेश्चन यहाँ लिखा है, निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। क्या लिखा है, निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो पहली संख्या आपको दी है 0.0048। पहला क्या लिखा है आपने, 0.0048। दूसरी है 234000। तीसरा पॉइंट है आपका 8008। नंबर 4 जो हम लिख रहे हैं, चौथा सवाल आपका 500.0। 5 आपका 6.0012। ये मैंने एक सवाल लिखा है, इन संख्याओं को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब n इंटू 10 की पावर n, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब इस n को लिखने का तरीका हमने क्या लिखा था, दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर कितना अंक, एक अंक होना चाहिए। अब देखो इधर, इसको मुझे लिखना है इस रूप में, तो दशमलव के बाईं ओर एक अंक होने का मतलब क्या हुआ, 0.0048। अगर आप दशमलव यहाँ लगाओगे तब दशमलव के बाईं ओर एक अंक होगा।
तो दशमलव आप यहाँ से ले जाके आपने यहाँ रख दिया। अब उम्मीद करूँगा कि आपने 10th क्लास तक की चीज़ें पढ़ी होगी, 10th क्लास तक की चीज़ें पढ़ी होगी कि दशमलव होता है संख्या कि अगर हम उसको इधर उधर लेके के जाते हैं, दशमलव को अगर हम इधर उधर लेकर जाते हैं, अगर दशमलव को हम इधर उधर लेकर जाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं, तो अब देखो मैं इस दशमलव को यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ लगाने का मतलब हुआ दशमलव के बाद एक अशून्य अंक हो गया। अब आपको पता है 4 के बाद आपने ये शून्य लिखा, इनका कोई ही महत्व नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो दशमलव यहाँ से आप इधर लेकर गए, किधर, दाईं ओर। अब दाईं ओर होगा तो पावर किस में आएगी, माइनस में। पावर किस में आएगी, माइनस में। अब पावर माइनस में आएगी तो यहाँ एक बात और, 1 2 3 3 अंक आप इधर लेकर गए हो तो इसको कैसे लिखोगे, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4.0 10 की पावर माइनस 3 लिखोगे। फिर से रिपीट कर दूं कि आपने दशमलव कहाँ लगाया, 4 के बाद। 4 के बाद क्यों लगाया, क्योंकि हम कहते हैं दशमलव के बाद एक ही अशून्य अंक होना चाहिए, तो 1 हो गया। अब यहाँ दशमलव लाए हो तो कितने अंक वाले, 1 2 3, 3 अंक दाईं ओर गए हो। अब दाईं ओर जाओगे तो पावर किस में होती है, माइनस में, याद करने के लिए। तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब इस सवाल को देखो, इसको हमें अगर व्यक्त करना है तो बेटा इतनी संख्या लिखिए। इसका मतलब अगर इसमें कहीं दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव कहाँ लगा होगा, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ 2 3 4 0 0 0, दशमलव यहाँ होगा। नहीं है तो हम यहाँ मान सकते लास्ट में। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है, अशून्य अंक से पहले, तो 2 से पहले दशमलव लगाना है, तो दशमलव आप यहाँ लगाओगे। अब ये दशमलव अगर यहाँ से यहाँ आता है तो 1 2 3 4 5 अंक आप इधर आए हो, किधर, बाईं ओर। अगर बाईं ओर है तो पावर किस में रहेगी, प्लस की। तो 5 अंक इधर आए हो तो इसको आप ले सकते हो 10 की पावर 5। यहाँ ऑटोमेटिक इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्लस होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो 10 की पावर 5। अब एक तरीका और है कि यहाँ पर अगर हम इसको लिख रहे हैं तो नॉर्मली हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं 2.34 इंटू 10 की पावर 5। अब इसमें आ जाओ बेटा, क्योंकि इस अशून्य अंक के बाद शून्य है। अगर अंक होता, अगर लास्ट कोई अंक होता, अशून्य अंक होता तो हम उसको हटाते नहीं, शून्य था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अगर कोई अशून्य अंक हो तो हम नहीं हटा सकते, जैसे ये एग्जाम्पल है। इसकी बात करें तो इसमें हमें दशमलव लगाना, कहाँ लगाओगे बेटा, यहाँ पे अशून्य अंक से पहले, तो यहाँ दशमलव लगेगा तो 8.008। अब हमें इसको नहीं हटा सकते क्योंकि लास्ट में अशून्य अंक है। अब कितने अंक आप इधर आए, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। अब इसमें देखो ये दशमलव यहाँ लगा है, इस दशमलव को हटा के आपको यहाँ रखना है। तो कितने अंक इधर आ रहे हो बेटा, 2। दशमलव हटा के आपको यहाँ रखना है, तो कितने अंक इधर आ रहे हो, 2 अंक। तो इसको हम लिख देंगे 5.0। अब देखो दशमलव के बाद अगर शून्य आता है या नॉर्मली कोई भी अंक आते तो आपको 2 अंक नॉर्मली रखने। कितने अंक, 2। तो यहाँ 3 शून्य, अगर दशमलव आप यहाँ लगाओगे तो 3 शून्य रह गए, तो केवल कितने शून्य छोड़ दो, 2। तो पावर कितनी, 10 की पावर 1 2 2। अब इस संख्या में देखो 6.0012, दशमलव के बाद एक ही शून्य अंक है बाईं ओर, तो इसमें तो दशमलव चेंज करना नहीं है, लेकिन हमें निरूपण तो पावर के रूप में करना है। निरूपण किस रूप में प्रदर्शित करना है, इसको किस रूप में हमें दर्शाना है, पावर के रूप में। अब बेटा एक चीज़ बताओ, इस संख्या को मैं कौन सी पावर से गुणा करूं कि यही आ जाए। आप सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा 10 की पावर 0 का मान कितना होता है। 10 की पावर 0 का मान बेटा 1 होता है।
कि 10 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 6.0012 इंटू 10 की पावर 0, तो मान कितना हुआ है, 1। इसका 1 तो ये संख्या हो गई। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को अगर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है तो बेटा एक माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ आप दशमलव लगाते हो, आप क्या लगाते हो बेटा, दशमलव। तो दशमलव के बाद एक केवल क्या होना चाहिए, अशून्य अंक। दशमलव के बाद कितने भी अंक हो सकते हैं, हाँ, अगर दशमलव के बाद केवल शून्य आ रहे हैं, केवल शून्य आ रहे हैं, तो आपको कितने शून्य रखने हैं, 2 रखने। अब पावर, अगर आप दशमलव को बाईं लेकर आए हो तो पावर प्लस में रख देनी है, दाईं लेकर जा रहे हो तो पावर माइनस में रख देते हैं। तो बेटा आपका टॉपिक हो गया सार्थक अंक और वैज्ञानिक संकेतन। नेक्स्ट टॉपिक जब हम कल पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखेंगे संख्याओं को निकटतम रूप कि कम बेसिक हम कैसे करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और है कि जो हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं उनमें हम सार्थक अंक किस प्रकार से काउंट करेंगे। जोड़ बाकी गुणा भाग है, उनके अंदर हम सार्थक अंक कैसे काउंट करेंगे, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, उस पर आप मैसेज कर देना। इसके साथ बेटा अपनी क्लास समाप्त करते हैं।